फिल्म के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 15वीं सदी में तुर्की के सुल्तान ने ट्रांसवेलिनिया के 1000 लड़कों को अपनी सेना में भर्ती किया और इन गुलाम बच्चों को बेरहमी से पीटा गया और उन्हें बिना कुछ सोचे उन लोगों की हत्या करने की शिक्षा दी गई जो तुर्की के सामने नहीं झुकते थे। फिर उन्हीं लड़कों में से एक बहुत ही महान और क्रूर योद्धा बना जिसके नाम से ही दुश्मन सेना कांप उठी थी, जिसका नाम व्लाड था। पर उसे इतनी सारी हत्या करने पर पश्चाताप होने लगा, इसलिए वो वापस से ट्रांसविलिया चला गया जहाँ का वो राजा बना और अब वो अपनी प्रजा के लिए शांति चाहता है और एक अच्छे राजा की तरह उनका ख्याल भी रखता है। अब इसके बाद हम उसे कुछ सैनिकों के साथ नदी के पास देखते हैं जहाँ उसे एक तुर्की के जासूस सैनिक का हेलमेट मिलता है जिससे वो समझ जाता है कि उसके दुश्मन कुछ चाल चल रहे हैं, इसलिए वो उन सैनिकों को लेकर पास ही के गुफा में जाता है और तभी गुफा से बहुत सारे चमगादड़ बाहर आते हैं जिन्हें देखकर वो कहता है कि जरूर वो जासूस यहाँ छिपा होगा क्योंकि दिन के समय चमगादड़ बाहर नहीं निकलते और ये इसलिए बाहर आए क्योंकि अंदर वो जासूस है। अब इस पर वो सभी गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारी इंसानी हड्डियां मिलती है जो देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ तो भयानक है। पर अब काफी देर हो चुकी थी और देखते ही देखते कोई उन सभी पर टूट पड़ता है जो एक एक करके सारे सैनिकों को जान से मारकर व्लाड की तरफ बढ़ता है। पर व्लाड उससे बचते हुए पीछे जाता है और अब वो धूप में था जहाँ वो भयानक जीव नहीं आता और तभी व्लाड की तलवार पर लगा उस जीव का खून धूप के संपर्क में आते ही राख बनकर उड़ जाता है, जिसके बाद वो ट्रांसल्वेनिया जाकर वहाँ के प्रीस से इस बारे में बताता है, जिस पर प्रीस उसे बताते हैं कि उस गुफा में एक वैम्पायर रहता है जो कभी इंसान हुआ करता था, लेकिन उसने पैसों और शक्ति के लालच में आकर शैतान से एक सौदा किया जिसके तहत शैतान ने उसे वैम्पायर में बदल दिया, जिसके बाद से ही वो उस गुफा में रहने लगा और वो वहाँ पर आने वाले लोगों का खून पीकर उन्हें जान से मार डालता है और वो तब तक उस गुफा से नहीं निकल सकता जब तक कोई इंसान उससे सौदा करके खुद वैम्पायर ना बन जाए। जो सुनकर व्लाड कहता है कि राज्य के लोग वैसे भी दुश्मनों से काफी परेशान रहते हैं, इसलिए आप ये बातें किसी से ना बताएंगे वरना राज्य के लोग और भी ज्यादा डर जाएंगे। अब कुछ समय बाद ईस्टर का त्योहार आता है जहाँ सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं और व्लाड भी अपने महल में कुछ लोगों के साथ खाना खा रहा होता है और तभी वहाँ तुर्की के कुछ सैनिक आते हैं जो हर त्योहार पर व्लाड से काफी सारे सिक्के ले जाया करते थे, जिसे देखकर व्लाड कहता है कि मैंने बहुत से कीमती सिक्कों को तैयार रखा है, तुम उसे ले जा सकते हो। जिस पर वो सैनिक कहते हैं कि हमारे सुल्तान को इस बार सिक्कों के साथ 1000 लड़के भी चाहिए जिन्हें ट्रेनिंग देकर हम लड़ने के लिए तैयार करेंगे और वो हमारे सुल्तान के लिए अपनी जान देकर जंग लड़ेंगे। लेकिन व्लाड कहता है कि ये प्रथा तो बहुत पहले बंद की जा चुकी है। पर फिर वो सैनिक उसे धमकाता है कि यदि तुमने सुल्तान की बात ना मानी तो हम तुम्हारे राज्य पर हमला कर देंगे। अब अगले दिन व्लाड खुद उस सुल्तान नेम अहमद से बात करने जाता है जहां अहमद कहता है कि तुम जब छोटे थे तो तुम्हारे पिता ने तुर्की के सुल्तान यानी कि मेरे को तुम्हें सौंप दिया था, ठीक उसी तरह अब मुझे 1000 नहीं बल्कि 1001 लड़के चाहिए जिसमें एक लड़का तुम्हारा भी होगा। जिस बात पर व्लाड कुछ नहीं कह पाता जबकि अहमद उससे कहता है कि एक लड़के के लिए इतना क्यों परेशान हो रहे हो और अगर तुम मर्द हो तो दूसरा लड़का पैदा कर लेना। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम व्लाड को उसकी पत्नी और बच्चे के साथ देखते हैं जहाँ कुछ सैनिकों को साथ लेकर वो अपने बेटे को तुर्की के सैनिकों को देने आया था। दरअसल वो अपने राज्य के लोगों को बचाने के लिए ऐसा कर रहा था, पर उसकी पत्नी अपने बेटे को खुद से अलग नहीं करना चाहती थी। पर व्लाड समझाता है कि मुझे मेरे राज्य के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा, जिसके बाद वो पास ही खड़े तुर्की के सैनिकों के पास अपने बेटे को लेकर जाता है जहाँ वो सैनिक व्लाड की बेइज्जती करते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी आसानी से अपने बेटे को सौंप दोगे, पर तुम तो बड़े ही कमजोर निकले। जो सुनकर व्लाड उसकी ही तलवार से उसे मार देता है। फिर वो एक एक करके बाकी सैनिकों को भी मार गिराता है। पर अब ऐसा करके वो ये समझ गया था कि अहमद उसके राज्य पर हमला जरूर करेगा, इसलिए अब वो उसी गुफा की तरफ निकल पड़ता है जहाँ वो वैम्पायर मौजूद है। अब आगे हम उस गुफा का सीन देखते हैं जहाँ व्लाड वैम्पायर से उसकी शक्ति मांगता है, जिस पर वैम्पायर उसे अपना खून निकालकर पीने को देता है और यहाँ वो बताता है कि इसे पीकर तुम काफी शक्तिशाली हो जाओगे, पर यदि तुमने 3 दिन तक खुद को किसी का खून पीने से रोक लिया तो तुम वापस इंसान बन जाओगे, पर वहीं अगर ऐसा ना कर पाए तो तुम हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाओगे और ऐसा होते ही मेरा श्राप टूट जाएगा और फिर मैं इस गुफा से बाहर निकल पाऊंगा।
जो सुनकर व्लाद कुछ देर सोचने के बाद उसका खून पी लेता है और फिर वो खुद को नदी के पास पाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि उसने चांदी की जो अंगूठी पहन रखी थी उसके कारण उसकी उंगली जलने लगी थी, इसलिए वो उस अंगूठी को उतार कर फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ अहमद ने उसके राज्य पर हमला कर दिया था और तभी व्लाद अपने किले में आकर सबसे पहले अपनी पत्नी और बेटे से मिलता है, जिसके बाद वो अकेले ही उस सेना का सामना करने निकल पड़ता है और फिर वो पूरी सेना को अकेले ही मार गिराता है, जो देखकर व्लाद के सिपाही हैरान हो जाते हैं। तब व्लाद उनसे कहता है कि कोई मुझसे इस बारे में नहीं पूछेगा कि मैंने ये सब कैसे किया, जिसके बाद वो अपने राज्य के लोगों को पहाड़ पर बने किले की ओर जाने को कहता है, क्योंकि वहाँ तोप के गोले नहीं पहुँच सकते थे, जिस पर फिर वो सब रात में ही अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। अब उधर अहमद को ये पता चलने पर कि उसके सभी सैनिक मारे गए तो वो और सैनिकों को व्लाद के राज्य पर हमले के लिए भेज देता है, जबकि व्लाद अपने साथियों को मांस खाता देखकर खून पीने के लिए तड़प उठता है, पर वो किसी तरह अपने ऊपर काबू करके अपनी पत्नी के पास जाता है, पर यहाँ भी उसे खून पीने की तड़प होती रहती है। फिर अगली सुबह तक व्लाद की हालत काफी खराब हो जाती है, जिस पर उसकी पत्नी उसे संभालते हुए उससे सवाल करती है कि उसे आखिर हो क्या रहा है, जिस पर व्लाद उस कमरे का पर्दा खोल देता है और ऐसा करते ही सूरज की रोशनी व्लाद के ऊपर पड़ती है, जिससे उसका शरीर जलने लगता है, जो देखकर उसकी पत्नी हैरान हो जाती है। तब व्लाद उसे सारी बात बताते हुए कहता है कि एक दिन बीत चुका है और अब मुझे 2 दिन तक किसी का खून नहीं पीना है, और यदि मैं ऐसा करने में कामयाब रहा तो मैं वापस से इंसान बन जाऊंगा, जिस पर उसकी पत्नी कहती कि तुम जरूर इंसान बनोगे। अब धूप होने के कारण व्लाद बाहर नहीं निकल सकता था, इसलिए उसकी पत्नी बाकी लोगों को आगे बढ़ते रहने के लिए कहती है, इसलिए अब वो सब पहाड़ के किले की ओर बढ़ने लगते हैं और इसी तरह चलते चलते शाम हो जाती है और अब व्लाद भी अपने राज्य के लोगों के पास आ सकता था। पर तभी अहमद के सैनिक उन सभी पर हमला कर देते हैं, जहाँ व्लाद के सैनिक बड़ी बहादुरी से उनसे लड़ते हैं, जिस दौरान वहाँ व्लाद आकर अहमद के लोगों को मार गिराता है, पर एक सैनिक जिंदा बच जाता है और उसने व्लाद को वैम्पायर के रूप में देख लिया था। फिर अगले सीन में हम व्लाद और उसके लोगों को पहाड़ वाले किले पर देखते हैं, जहां वो सूरज की रोशनी में नहीं जाता, जिस पर वहीं मौजूद प्रीस्ट इस बात को नोटिस कर लेता है, इसलिए वो व्लाद को शैतान कहकर बुलाते हुए ये बताता है कि हमारे लोगों के बीच ये बात फैल रही है कि तुम शैतान हो। फिर वो प्रीस्ट उस कमरे के पर्दों को तलवार से काट देता है, जिससे व्लाद जलने लगता है, जो देखकर बाकी लोग भी उसे शैतान समझकर उस कमरे को आग के हवाले कर देते हैं, जिसमें व्लाद भी जलने लगता है, जो देखकर उसकी पत्नी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो लोग उसकी एक नहीं सुनते। वहीं उस कमरे को जलते हुए शाम हो जाती है और अब हम देखते हैं कि व्लाद अब भी जिंदा होता है, जो बाहर आते ही उन लोगों को समझाता है कि मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया, पर तुम मेरे एहसान का बदला ऐसे चुका रहे हो। तब उसकी पत्नी आकर उसे शांत करती है। वहीं अब बाकी लोगों को अपने किए पर पछतावा होने लगता है। दूसरी तरफ अहमद, जिसे उस जिंदा बचे हुए सैनिक ने बता दिया होता है कि व्लाद अब शैतान बन चुका है, जो सुनकर अहमद अपने सैनिकों की आंख पर पट्टी बांध करके लड़ने को कहता है, क्योंकि इस तरह वो व्लाद का शैतानी रूप नहीं देख पाएंगे, जिससे उन्हें डर नहीं लगेगा। जिसके बाद वो बहुत बड़ी सेना लेकर उस किले की ओर बढ़ने लगता है, जिनसे व्लाद की सेना नहीं लड़ सकती थी। इसलिए व्लाद खुद एक ऊंची जगह पर जाकर आसपास के सारे चमगादड़ों को कंट्रोल करके अहमद की सेना पर आक्रमण कर देता है, जिससे उसकी सेना हारने लगती है और तभी उन सैनिकों के बीच उसे अहमद दिखाई पड़ता है। इसलिए वो उसे अपने हाथों से मारने के लिए पहाड़ से नीचे जाता है, पर ये दरअसल अहमद की एक चाल होती है, क्योंकि उसने अपने जैसे कपड़े पहनकर एक सिपाही को भेजा था और व्लाद के इस जाल में फंसते ही अहमद के सैनिक उसके बेटे और पत्नी के पास पहुंच जाते हैं, जहां एक सैनिक उसके बेटे को पकड़कर ले जाता है, जबकि इस सब में व्लाद की पत्नी उस ऊंचे टीले से लटक जाती है, जो देखकर व्लाद उसे बचाने के लिए चमगादड़ का रूप लेकर पहाड़ी के ऊपर पहुंचता है, लेकिन तब तक उसकी पत्नी का हाथ छूट जाता है, जिस कारण वो पहाड़ से नीचे गिरने लगती है। इस पर अब व्लाद भी पहाड़ से कूद पड़ता है, पर इससे पहले कि वो उसे बचा पाता, उसकी पत्नी जमीन से टकरा जाती है और अब वो किसी भी समय मर सकती थी। इसलिए वो व्लाद से कहती कि आज तीसरा दिन है और आज के बाद तुम्हारी शक्तियाँ चली जाएंगी, इसलिए तुम मुझे काट कर हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाओ, वरना तुम हमारे बेटे को अहमद से बचा
बचा नहीं पाओगे। जिस बात पर ना चाहते हुए भी वो अपनी पत्नी का खून पी लेता है, जिससे गुफा में मौजूद वैम्पायर आजाद होकर गुफा से बाहर आ जाता है। जबकि अहमद की सेना अब तक उस राज्य के बहुत से लोगों को मारकर उनके बच्चों को अपने साथ ले गए होते हैं। अब इसके बाद व्लाद अपने जिंदा बचे सैनिकों से सवाल करता है कि क्या तुम बदला लेना चाहते हो, जिस पर वो सभी हाँ में जवाब देते हैं। तब वो उन सभी को अपना खून पिलाकर उन्हें भी वैम्पायर बना देता है। जिसके बाद वो अपनी वैम्पायर सेना लेकर सबसे पहले आसमान में काले घने बादल ले आता है, जिससे सूरज की रोशनी नीचे नहीं पहुंच पाती। और अब हम यहाँ समझ पाते हैं कि इंसानी खून पीने के कारण उसकी शक्तियाँ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिससे वो बादलों को भी कंट्रोल कर सकता है। इधर अहमद के लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही सारे वैम्पायर्स उन पर टूट पड़ते हैं, जबकि व्लाद अहमद के पास जाता है और अहमद ने अपने बचाव के लिए हर तरफ चांदी के सिक्के बिछाए होते हैं और पास ही व्लाड का बेटा भी मौजूद होता है। जिसके बाद अब अहमद और व्लाड में काफी देर तक लड़ाई चलती है, क्योंकि चांदी की वजह से उसकी शक्तियां काम नहीं कर रही थी, इसलिए वो किसी आम इंसान की तरह अहमद से लड़ रहा था। जहां आखिर में वो उसे मारकर अपने बेटे के साथ बाहर आता है। वहीं बाहर व्लाद के साथियों ने तुर्की के सभी सैनिकों को मार दिया था और वो व्लाद के बाहर आते ही उससे बताते हैं कि हमने सारे इंसानों को मार गिराया और अब आपका बेटा ही बचा है, यानी कि वो उसके बेटे को भी मारना चाहते थे। जिस पर व्लाद एक बुजुर्ग वैम्पायर को जान से मार देता है, जो देखने के बाद भी बाकी वैम्पायर्स उसके बेटे की ओर बढ़ रहे थे। और तभी वहाँ पर प्रीस्ट आते हैं, जिन्होंने अपने हाथ में होली क्रॉस पकड़ रखा था, जिस कारण कोई भी वैम्पायर उनके पास नहीं आ सकता था। जो व्लाड के बेटे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद व्लाड उन बादलों को हटा देता है और धूप आने के कारण सारे वैम्पायर जल के मारे जाते हैं, जिसमें अंत में वो खुद भी जलकर मारा जाता है। अब आगे हम व्लाद के बेटे को नया राजा बनते हुए देखते हैं, जबकि दूसरी तरफ एक आदमी जो पहले भी व्लाद को जंगल में मिला था, वो उसकी लाश ढूंढकर उसके मुंह में अपना खून डाल देता है, जिससे व्लाद फिर से जिंदा हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी फिर प्रेजेंट समय में आ जाती है, जहाँ हर तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है। और वहीं हम व्लाड को देखते हैं, जो वैम्पायर होने के कारण अब भी जिंदा होता है, जिसे अब फूलों की दुकान पर उसकी पत्नी जैसी एक महिला दिखाई देती है, जिससे वो दोस्ती कर लेता है। और तभी हमें वो शैतान भी दिखाया जाता है, जो गुफा से आजाद हो चुका था, जो व्लाद को उस महिला के साथ देखकर कहता है कि असली मजा तो अब आएगा। और फिर इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।